minute. 1. The iconic MiG-27 was decommissioned from the Indian Air Force at Jodhpur Air Base. जोधपुर एयरबेस से भारतीय वायुसेना के बहुचर्चित लड़ाकू विमानों MiG-27 को सेवा मुक्त कर दिया गया। 2. Aadhaar saturation across the country has now crossed the 125 crore mark. देश में विशिष्ट पहचान संख्या आधार के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्या 1.25 अरब को पार कर गई है। 3. Noted economist and political analyst S. Gurumurthy released a book titled Politics of Opportunism at a function in New Delhi. प्रख्यात अर्थशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक एस गुरुमूर्ति ने नई दिल्ली में एक समारोह में अवसरवादिता के राजनीति नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। 4. The center approved construction of 6.5 lakh houses under the Pradhan Mantri Awas Yojana urban, taking the total number of houses being funded under the scheme to over 1 crore. केंद्र ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 6.5 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही योजना के अंतर्गत फंड पाने वाले घरों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। 5. Indian Overseas Bank will get a fresh capital infusion of 4,360 crore rupees from the government in the current financial year for meeting regulatory requirement. सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी को नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार से चालू वित्त वर्ष में 4,360 करोड़ रुपए की पूंजी मिली है। 6. A South Korean construction HDC Hyundai development company firm signed a deal to acquire Asiana, the country's second largest airline, which has long been plagued by financial problems. दक्षिण कोरिया की निर्माण कंपनी HDC Hyundai डेवलपमेंट ने वित्तीय संकट से जूझ रही विमानन कंपनी एशियाना एयरलाइंस का अधिग्रहण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। 7. Vistara has partnered with Tata Group company Nelco for in-flight data services, which are expected to be rolled by the full-service carrier shortly. विमानन कंपनी विस्तार ने उड़ान के दौरान इंटरनेट सेवाएं देने के लिए टाटा समूह की कंपनी नेको के साथ करार किया है। विस्तार शीघ्र ही इन सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। 8. Vice President M. Venkaiah Naidu dedicated the LPG bottling plant at Balangir in Orissa to the nation. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उड़ीसा के बलांगीर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। करंट अफेयर्स से स्टैटिक जी के प्रश्न। 1. उस नदी का नाम जो आंध्र प्रदेश के देवीपाटनम मंडल के पास है। उत्तर गोदावरी। स्पष्टीकरण। के पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। नाव पर 61 लोग थे जिनमें 50 पर्यटक थे और 11 नाव कर्मचारी थे। यह दुर्घटना पूर्वी गोदावरी जिले के देवीपाटनम मंडल में काचुलुरु गांव के पास हुई। 2. सौरभ चौधरी किस खेल से जुड़े हैं। उत्तर शूटिंग। स्पष्टीकरण। एशियाड स्वर्ण पदक विजेता सौरभ चौधरी ने नेशनल शूटिंग ट्रायल में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अपना विश्व रिकॉर्ड स्कोर पार कर लिया है। चौधरी ने 246.8 का स्कोर दर्ज किया। उन्होंने अपने ही फाइनल विश्व रिकॉर्ड स्कोर को 0.5 अंकों के अंतर से हराया। 3. अंबाबरवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। उत्तर महाराष्ट्र। 4. बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के अध्यक्ष कौन है। उत्तर पॉल एरिक हॉयर। 5. मालदीव की राजधानी और मुद्रा क्या है। उत्तर राजधानी माले और मुद्रा मालदीव रुपया। हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 3 जनवरी 2020। 1. किस सिख गुरु के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। उत्तर गुरु गोबिंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। पारंपरिक सिख कैलेंडर के अनुसार गुरु गोबिंद सिंह का जन्म दिवस इस बार 2 जनवरी को मनाया गया। वे 9 वर्ष की आयु में 10वें सिख गुरु बने थे। वे गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद गुरु बनाए गए थे। 2. वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था। उत्तर सिंगापुर।
हाल ही में सरकार द्वारा जारी डाटा के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत था। इस अवधि में सिंगापुर से $8 अरब का निवेश आया। इस सूची में दूसरे स्थान पर मॉरिशस है। मॉरिशस से $6.36 अरब का निवेश आया है। इसके बाद अमेरिका, नीदरलैंड्स और जापान का स्थान है। इस वर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत विश्व के सबसे लोकप्रिय स्थानों में एक रहा। सरकार ने हाल ही में कोयला उत्खनन तथा अनुबंधन विनिर्माण के क्षेत्र में छूट दी है। 3. इसरो तमिलनाडु में एसएसएलवी के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करेगा। एसएसएलवी का पूर्ण स्वरूप क्या है? उत्तर, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो दक्षिण तमिलनाडु में तूतीकोड़ी में दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करेगा। इसके लिए तमिलनाडु सरकार लगभग 2300 एकड़ भूमि की व्यवस्था करेगी। इस नई पोर्ट से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी लॉन्च किए जाएंगे। एसएसएलवी की सहायता से 500 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाया जा सकता है। 4. इसरो द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक चंद्रयान-3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? उत्तर, 600 करोड़ रुपए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में देश के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 की पुष्टि की है। सरकार ने चंद्रयान-3 को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 600 करोड़ रुपए से अधिक आएगी। इस मिशन को इस वर्ष के अंत तक अथवा अगले वर्ष के आरंभ में लॉन्च किया जा सकता है। 5. 17 जनवरी 2020 को इस वर्ष का प्रथम लॉन्च किया जाएगा। इस उपग्रह का नाम क्या है? उत्तर, GSAT-30। इसरो के चेयरमैन ने हाल ही में घोषणा की है कि 17 जनवरी 2020 को भारत एक भारी उपग्रह GSAT-30 को लॉन्च करेगा। यह उपग्रह 2020 में भारत द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रथम उपग्रह होगा। इस उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 ECA लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। यह एक संचार उपग्रह है। विशाखापत्तनम 14वीं ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2021 की मेजबानी करेगा। विशाखापत्तनम 3 जनवरी 2021 से प्रतिष्ठित 3 दिवसीय 14वीं ग्लोबल हेल्थ केयर समिट की मेजबानी करेगा। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (API) द्वारा आयोजित होने के चलते सम्मेलन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अन्य देशों के 500 से अधिक डॉक्टर भाग लेंगे। समिट की विवरण पुस्तिका 30 दिसंबर 2019 को सांसद एम. वी. सत्यनारायण द्वारा जारी की गई थी। ग्लोबल हेल्थ समिट का मुख्य विषय एक भारत केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसमें विशेष कार्यक्रम जैसे वैश्विक प्रभाव और किफायती दवाएं प्रदान करने में भारत का योगदान और स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करना है। पहली बार 14वीं ग्लोबल हेल्थ केयर समिट आंध्र प्रदेश में आयोजित की जाएगी और इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नोट: API अमेरिका में सबसे बड़ा मानव जातीय चिकित्सा संगठन है जो अमेरिका में अभ्यास कर रहे भारतीय मूल के 60,000 से अधिक डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 1982 में स्थापित संगठन ने भारत राज्य अमेरिका में वैधानिक, शैक्षिकी, धर्मार्थ और परोपकारी पहल शुरू की है। API का मुख्यालय ओक ब्रुक, इलिनॉइस में है, जो 150 से अधिक स्थानीय संस्थाओं के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। ईरानी जनरल कासिम सोलेमनी बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया। 3 जनवरी 2020 को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) क्वाद्स फोर्स के प्रमुख और इसके क्षेत्रीय सुरक्षा तंत्र के निर्माता जनरल कासिम सोलेमनी बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया। इस हमले में इराक में ईरान समर्थित नागरिक सेना पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स (PMF) के डिप्टी कमांडर अबू महदी अल मुहंदिस भी मारा गया। सोलेमनी और अन्य इराकी सैन्य कर्मियों की हत्या से एक तनावपूर्ण समय शुरू होने वाला है। ईरान के IRGC के साथ साथ इराक में ईरान समर्थित नागरिक सेना पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स (PMF) के एक छत्र समूह ने भी सोलेमानी और अल मुहंदिस की मौत की पुष्टि की। सोलेमनी, जिसने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की एक विशेष सैन्य इकाई का नेतृत्व किया, ईरानी और मध्य पूर्व की राजनीति का एक प्रमुख व्यक्ति रहा है।
उसकी मृत्यु ने ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को और बढ़ा दिया है और ईरानी सैन्य बलों की ओर से जवाबी कार्यवाही की चिंताएं पैदा की है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति समुदाय बनाने का संकल्प लिया। 2 जनवरी 2020 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने इस वर्ष कोरियाई प्रायद्वीप पर सह-अस्तित्व और समृद्धि वाले शांति समुदाय का गठन करने का संकल्प लिया। उन्होंने कोरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) के सियोल स्थित मुख्यालय में नए साल के आयोजन के दौरान यह बात कही। मून ने कहा कि डेमोक्रेटिक पीपुल्स कोरिया (DPRK) और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेताओं ने बातचीत के लिए अपनी इच्छा कायम रखी, जबकि दक्षिण कोरियाई सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ समन्वय में पिछले वर्ष धीरे-धीरे प्रायद्वीप शांति की ओर बढ़ी। प्रख्यात असमिया रंगमंच कलाकार रत्न ओझा का 88 वर्ष की आयु में निधन। 2 जनवरी 2020 को प्रख्यात असमिया नाटककार, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता रत्न ओझा 88 वर्षीय का गुवाहाटी, असम में निधन हो गया। रंगमंच में उनके योगदान के लिए वर्ष 2005 में प्रतिष्ठित नाट्यसूर्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता ओझा ने राज्य में नाटक आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए वर्ष 1971 में अपनी व्यंग रचना कोकई देव के साथ असम में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की थी, जो उनके संरक्षक फणी शर्मा की मृत्यु के साथ लुप्त हो रही थी। नाटककार रंगमंच मंडली, गोभोर नाट्य गोष्ठी ने प्रशंसित तिकड़ी गोभोर, उर्बोर और कोभोर का निर्माण किया था, जिन्होंने समाज को पीड़ित करने वाले विभिन्न मुद्दों को दर्शाया। ओझा ने पूर्वोत्तर में कार्टून थिएटर की भी शुरुआत की। एनसीपी के वरिष्ठ नेता डीपी त्रिपाठी का निधन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के वरिष्ठ नेता डी.पी. त्रिपाठी का 2 जनवरी 2019 को नई दिल्ली में निधन हो गया। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव और एक पूर्व छात्र संघ नेता थे। दृष्टिबाधिता के बावजूद उन्होंने जीवन भर काम किया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें कांग्रेस एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, जवाहर सतकाम, सेलिब्रेटिंग फेज और नेपाल ट्रांजिशन ए वे फॉरवर्ड जैसी पुस्तकें शामिल हैं। श्रम मंत्रालय शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए संतुष्ट पोर्टल शुरू करेगा। श्रम मंत्रालय ने श्रमिकों और नियोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण और बुनियादी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नया पोर्टल संतुष्ट शुरू करने की घोषणा की है। प्रारंभ में संतुष्ट औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति निधि निकाय (EPFO) और स्वास्थ्य बीमा एवं सेवा प्रदाता (ESIC) द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं देगा। बाद में यह पोर्टल मंत्रालय की अन्य संस्थाओं की भी निगरानी करेगा। इसमें प्रत्येक अधिकारी के कार्यों का आकलन करने के लिए समयोचित आधार पर जानकारी भी होगी। श्रमिक और नियोक्ता अपनी शिकायतें पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं, जिसका प्रबंधन एक आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा, जिसमें 5 से 6 अधिकारी शामिल होंगे। पीयूष जायसवाल को ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में नई प्रतिभाएं सामने लाने में पीयूष जायसवाल के योगदान को पहचानने और सम्मानित करने के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार राज्यसभा सांसद और पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सी.पी. ठाकुर और बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि देवी द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पटना में प्रदान किया गया। पीयूष जायसवाल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय दिवस के अवसर पर वैश्विक शांति उत्कृष्टता मानवतावादी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। पीयूष जायसवाल पिछले 4 वर्षों से महिला सशक्तिकरण और नई प्रतिभाओं पर काम कर रहे हैं। धार्मिक उत्सव लाय हरोबा त्रिपुरा में प्रारंभ हुआ। 2 जनवरी 2020 को त्रिपुरा के अगरतला में 5 दिवसीय महोत्सव लाय हरोबा की शुरुआत हुई। यह प्राचीन काल से मणिपुरी मेइटी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक महोत्सव है।
5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन त्रिपुरा सरकार के सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग, पुतिबा लाई हरोबा समिति और पुतिबा वेलफेयर एंड कल्चरल सोसाइटी, अगरतला द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इस महोत्सव का उद्घाटन राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रेवती मोहन दास ने किया। महोत्सव का उद्देश्य मेइटी समुदाय की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को कायम रखना है। लाई हरोबा मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य और अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है। पूरे नागालैंड को एएफएसपीए के तहत अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। पूरे नागालैंड राज्य को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम एएफएसपीए के तहत 6 महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यह अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं भी कार्यवाही करने और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। केंद्र सरकार का मानना है कि पूरा नागालैंड राज्य में इतनी अशांत और संकटपूर्ण स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता हेतु सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। नागालैंड लगभग 6 दशकों से एएफएसपीए के अधीन है। उत्तर प्रदेश एसआरटीसी ने महिलाओं के लिए एक विशेष हेल्पलाइन दामिनी शुरू की। 2 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी ने एक कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा महिला हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है। यह रोडवेज बसों में सुरक्षा बढ़ाएगी। केंद्र सरकार की निर्भया योजना के विस्तार के रूप में एक अलग नंबर 8114277777 हेल्पलाइन के लिए चुना गया है। इस दामिनी हेल्पलाइन का उपयोग करके महिला यात्री कॉल करके या व्हाट्सएप सेवा का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप -2020 लेह में शुरू हुई। भारतीय आइस हॉकी महासंघ IHAI की 5वीं आइस हॉकी चैंपियनशिप -2020 लेह लद्दाख में 2 जनवरी 2020 से शुरू हुई। चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच लड़कों की अंडर श्रेणी के उद्घाटन मैच में प्रतिस्पर्धा 4 गोल के साथ ड्रॉ पर समाप्त हुई। यह टूर्नामेंट 7 जनवरी तक लेह के कारजू आइस हॉकी रिंक में जारी रहेगा, जहां सेना, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और घरेलू टीम लद्दाख लड़कों की अंडर -20 श्रेणी में चैंपियनशिप के लिए मुकाबला कर रहे हैं। इसी प्रकार लड़कियों की श्रेणी में लद्दाख, महाराष्ट्र, दिल्ली और चंडीगढ़ चैंपियनशिप के लिए मुकाबला कर रहे हैं। राजनाथ सिंह फसल बीमा योजना की समीक्षा करने वाले मंत्री समूह की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की समीक्षा करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय मंत्री समूह गोम का गठन किया है। गोम किसानों की जरूरतों के अनुसार बीमा योजना को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देगा। गोम में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि, वित्त, आदिवासी मामलों और पशुपालन राज्य मंत्री शामिल हैं। यह कदम कुछ राज्यों से बाहर होने, बीमा कंपनियों को छोड़ने और सरकार की प्रमुख बीमा योजना पर किसानों के बीच असंतोष बढ़ने के बाद उठाया गया है। नोट: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किसी अप्रत्याशित घटना के कारण फसल नुकसान या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 14 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी।